अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं चीन से। दूसरों को कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश में लगा चीन आज अपनी ही जनता की जमा पूंजी हड़प रहा है। चीन चाहता है कि वो दूसरे गरीब देशों को कर्ज देकर उन्हें अपना गुलाम बना ले, पर उसकी गुलाम बनाने की इसी मानसिकता ने आज उसे जबरदस्त क्राइसिस में ढकेल दिया है। और ये क्राइसिस ऐसा है कि चीन को अपने बैंकों के सामने टैंक तैनात करने पड़ रहे हैं। चीन के लोग अपने ही खाते से अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहे, उनके पैसों को भी सरकारी मान लिया गया है। चीन में इस वक्त बड़ा बैंकिंग संकट खड़ा हो गया है। हालात इतने बदतर हैं कि कई बैंकों ने अपने ग्राहकों के पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। चीन से खबरें जल्दी नहीं निकलती हैं, इसीलिए इस खबर के भी बाहर आने में महीनों का वक्त लगा है। पता चला कि वहां अप्रैल महीने में ही ऐसे हालात हो गए थे। कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं और इसीलिए अब वहां बैंकों के आगे टैंक तैनात कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें चीन के पूर्वी राज्य शेंडोंग के रजाओ शहर की हैं, जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इन टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। रजाओ शहर की सड़कों पर दौड़ रहे इन टैंकों को उतारने का मकसद चीन के उन नागरिकों को डराना है जो बैंकों में जमा अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई को निकालना चाहते हैं, पर अपनी मर्जी के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर पा रहे। शेंडोंग प्रांत में रहने वाले चीनी नागरिक ऐसा करने में कहीं कामयाब ना हो जाएं, इसके लिए ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के निर्देश पर चीनी सेना ने अच्छी खासी आबादी वाले रिझाओ शहर को ही जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। सड़क किनारे खड़े आम लोगों की मौजूदगी में चीनी टैंक धुआं उड़ाने लगे, ताकि उनसे पैदा होने वाली दहशत की वजह से लोग अपने अपने बैंकों से दूर हो जाएं। शेंडोंग और हेनान प्रांत में खलबली मचने की वजह करीब 2 हफ्ते पहले चीन के सरकारी बैंक ऑफ चाइना का एक आदेश है, जो बैंक खाते से निकासी को लेकर जारी किया गया। सरकारी बैंक के इस आदेश के बाद शेंडोंग और हेनान राज्य में रहने वाले लोगों पर अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई। रोक का ऐलान करते हुए बैंक ऑफ चाइना ने लाखों लोगों की सेविंग्स को निवेश करार दे दिया, जिस पर लोगों को जीवन भर की कमाई के डूबने की आशंका ने घेर लिया। उन्होंने बैंकों का रुख करना शुरू कर दिया। तब हेनान राज्य के 4 बैंकों और अनहुई राज्य के एक बैंक ने खाते से पैसे की निकासी पर रोक की बात कही, जिस पर सड़कों पर चीनी नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। अपने ही खाते से अपने ही पैसे नहीं निकाल पाने की वजह से वो बैंकों के बाहर प्रदर्शन करने लगे, जिसको दबाने के लिए चीनी सरकार ने पुलिस वालों को सादे कपड़ों में उतार दिया। पुलिस वाले किसी गुलाम की तरह आम लोगों से हाथापाई और बदसलूकी करने लगे। बैंकों के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से घसीटकर दूर ले जाना ही उनकी मंशा थी। जिसने भी उनकी इस कार्रवाई का विरोध किया, उस पर पुलिस वालों ने हाथ उठाने में कोई गुरेज नहीं किया। यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन पुलिस वालों पर थी, उन्होंने ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे विरोध प्रदर्शन को हिंसक तरीके से निपटाना शुरू कर दिया। चीन की सरकार और उसकी पुलिस की बर्बरता को देखने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई। अब ये आलम है कि शेंडोंग और हेनान प्रांत के अलावा भी कई और राज्यों में प्रदर्शन चल रहे हैं। चीन के लोगों को अपने ही देश में अपने पैसों के डूबने का डर सता रहा है और इसी डर की वजह से चीनी सेना के टैंकों की गड़गड़ाहट में लाखों नागरिक थर्रा नहीं रहे। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि किसी भी हाल में काफी मेहनत से कमाए गए पैसों को उन्हें वापस लौटाया जाए, जिस पर चीन के रियल एस्टेट की वजह से ही संकट मंडरा रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साफ है कि खुद को आर्थिक महाशक्ति बताने वाले चीन की आर्थिक सेहत खराब है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञ चीन के कर्ज देने की नीति को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चीन ने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर देशों को खूब कर्ज बांटा है। चीन अपने देश का विस्तार चाहता है, वो पूरी दुनिया में कॉलोनीज बनाना चाहता है। श्रीलंका, पाकिस्तान से लेकर अफ्रीकी देशों तक चीन ने अपने कर्ज का जाल फैला रखा है, पर अब गरीब देशों को आर्थिक गुलाम बनाने की उसकी यही मंशा उसी पर भारी पड़ रही है। हो ये रहा है कि श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे कई देश जिन्हें चीन के
दिल खोलकर कर्ज चीन ने बांटा था वो पैसे चुका नहीं पा रहे हैं और उन देशों की हालत ऐसी हो रही है कि चीन अगर उनके सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर ले फिर भी अपना कर्ज वसूल नहीं पाएगा। न्यूयॉर्क की रिसर्च ग्रुप रेडियम के मुताबिक सिर्फ 2020 और 21 में चीन इस प्रोजेक्ट के नाम पर $52 बिलियन यानी करीब 4,15,000 करोड़ कर्ज बांट चुका है, जिसके वापस लौटने की उम्मीद न के बराबर है। चीन की दुर्दशा की दूसरी सबसे बड़ी वजह से उसका रियल एस्टेट है, जिसमें बैंकों का पैसा फंसा है। रियल एस्टेट से जुड़े कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अधूरे हैं और इस वक्त चीन के 91 शहरों में 300 से ज्यादा हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं। 13 मिलियन यानी कि करीब 1,30,00,000 फ्लैट्स पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाए हैं, यानी रियल एस्टेट में 17,57,000 करोड़ से ज्यादा रकम फंसी हुई है, जिसको बैंक ने कर्ज के नाम पर रियल एस्टेट डेवलपर को दे दिया है। प्रोजेक्ट तैयार नहीं होने की वजह से लाखों लोगों को अब तक घर नहीं मिला है। रियल एस्टेट की इस लेट लतीफी से नाराज होकर चीन के 31 में से 24 प्रांतों में रहने वाले लोगों ने बैंकों को ईएमआई देने से इनकार कर दिया है। नाराज लोगों ने कर्ज लौटाना बंद किया तो उसके साथ मिलने वाला ब्याज भी रुक गया, जिसकी वजह से बैंकों के पास कैपिटल की किल्लत हो गई और इसकी वजह से बैंकों के सामने नया संकट पैदा हो गया है। कुछ अर्थशास्त्री चीन में इस विरोध प्रदर्शन के लिए बैंकों में हुए घोटाले यानी कि गबन को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चीन के बैंकों में धोखाधड़ी के जरिए 48,000 करोड़ से ज्यादा की रकम चुपचाप निकाल ली गई, जिसकी वजह से बैंक ऑफ चाइना ने बैंक खातों से पैसों की निकासी पर रोक लगा दी। चीन के बैंकों में लगातार हो रही अनियमितताएं लोगों के गुस्से की बड़ी वजह बनी। हमारी सहयोगी गीता मोहन ने चीन की इस क्राइसिस को स्टडी किया और उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की है। चीन के बैंक आर्थिक घपलों में फंसे हुए हैं और घिरे हुए हैं। हेनान और अनहुई जैसे जगहों पर काफी सारे प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए बैंक्स के आगे टैंक्स खड़े कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो उनके बैंक्स में पैसे थे उसमें से 40 बिलियन युआन यानी कि 6 बिलियन यूएस डॉलर गायब हो गए हैं और इसी वजह से काफी सारे बैंक्स ने लोगों को विड्रॉ करने से मना कर दिया है या वो अब विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इससे काफी सारे जो लोग हैं जिनके पैसे फंस गए हैं वो खासा परेशान है और चाहते हैं कि उनको जवाब मिले। चीन की जो आर्थिक स्थिति है वो ज्यादातर दुनिया भर में पता नहीं चलता है, लेकिन जिस तरीके के वीडियोस चीन से आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं चीन के बैंकिंग सिस्टम में जो घपले हो रहे हैं उससे चीन की जो जनता है वो बहुत परेशान है। और ये प्रोटेस्ट जहां पर टैंक की जरूरत पड़ जाए उसमें कहीं ना कहीं बीजिंग को अब सोचना पड़ेगा कि इस बैंकिंग सिस्टम और इन बैंक में जहां पर घपले हुए हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। चीन हमारा पड़ोसी है और उसकी इकोनॉमी बड़ी है, इसलिए अक्सर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की तुलना चीन की इकोनॉमी से होती है। कई लोग भारत को कमतर दिखाने के लिए चीन की तारीफ करते नहीं थकते। उन्हें आज समझ आया होगा कि चीन में क्या हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए खबर आज आरबीआई गवर्नर ने भी दी है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने आज डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के बारे में बात की। शशिकांत दास ने कहा कि आंकड़े ये बताते हैं कि हमारा रुपया कई डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री की करेंसी की तुलना में काफी मजबूत स्थिति में है। आरबीआई रुपए को अस्थिर नहीं होने देगी। रुपया एक मजबूत करेंसी बना रहा है और आगे दुनिया के लिए और भरोसेमंद करेंसी बना रहेगा। हाल ही में आरबीआई ने कई ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जिससे कारोबार में मदद मिल रही है। बाजार में नकदी कम ना हो इसके लिए भी आरबीआई बाजार में अमेरिकी डॉलर की सप्लाई कर रहा है। आरबीआई गवर्नर ने आज उन लोगों को भी तसल्ली करने के लिए कहा है जो लोग विदेशी कर्ज को लेकर चिंतित हैं। शशिकांत दास ने कहा कि ये कर्ज ज्यादातर सरकारी कंपनियों ने लिए हैं और जरूरत पड़ी तो सरकार मदद कर सकती है और इसीलिए इससे न तो देश के कारोबार पर बुरा असर होगा और न ही इकोनॉमी पर कोई दबाव आएगा। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास के इस बयान की बारीकियों को समझने के लिए हमारे सहयोगी हर्ष वर्मा ने बात की आर्थिक विशेषज्ञ से। हाल ही में हमने देखा कि रुपए ने डॉलर के मुकाबले गिरावट में 80 के रिकॉर्ड लेवल को पार किया
और ऐसे में आरबीआई गवर्नर का ये बयान आना कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारा जो रुपया है वो बेहतर स्थिति में है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो स्टेटमेंट है, अगर आप हर्ष देखेंगे तो वो तथ्यों पर आधारित है। कोई भी अर्थशास्त्री या कोई व्यक्ति अगर तथ्यों की जांच करेगा, स्टेटमेंट से वो अलग बात नहीं कर सकता है। अगर आप दुनिया के कई शक्तिशाली देशों की करेंसी की बात करते हैं, कई देश जो शक्तिशाली देश हैं वो यूरो के पार्ट हैं और यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो, उसमें पिछले 20 वर्षों की सबसे लोवेस्ट गिरावट आई है। एक जमाने में यूरो जो 1.5 और 1.4 के लेवल पे था, वो आज डॉलर के मुकाबले में 1 to 1 पे पहुंचा हुआ है। तो पहला बात यह है। दूसरा बात, जो पाउंड है, जो ब्रिटिश करेंसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है, उसमें पिछले 2 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट आई। तीसरा, जो चाइनीज करेंसीज है या वो जापानीज करेंसी, वो युआन और येन, इन करेंसीज में भी गिरावट है। ये दुनिया के सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज है। रही बात कंट्री जो डेवलपिंग है, चाहे वो सिंगापुर डॉलर हो, चाहे मलेशियन रिंगिट हो, चाहे इंडोनेशियन रुपया हो, वो थाई बहत हो, इन करेंसीज में भी गिरावट आई है। तो अगर आप देखेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, इन कंट्रीज में अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में इनकी करेंसीज में गिरावट आई है और ये भी जारी है, ये भी बंद नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि पिछले काफी वक्त से हम लोग देख रहे हैं कि रुपए में गिरावट आ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह कुछ जो मेजर पॉइंट्स है। एक तो जो अमेरिकी फेड है, जिसे आरबीआई बोला जाता है अमेरिका का, उसने ब्याज दरें उसका बढ़ाना हो गया, एफआईएस का जाना हो गया भारत से, या फिर क्रूड में काफी ज्यादा तेजी उसकी कीमतों में देखी गई हो। लेकिन अभी सिनेरियो में बदलाव हुआ है, क्रूड की कीमतों में थोड़ी सी नमी देखी जा रही है। तो सर, ऐसे में क्या हम देख सकते हैं आगे चल के कि रुपए में मजबूती आए? रुपए में मजबूती आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप रुपए की या भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखेंगे तो स्थिति कोई नाजुक नहीं है। मैं कहूँगा कि रिलेटिवली बेटर स्थिति में है, क्योंकि भारत का जो एक्सटर्नल डेट है, जिसको हम कहते हैं फॉरेन जिसको डेट है, वो बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप देखेंगे दुनिया के कई कंट्रीज के मुकाबले में, तो इंडिया का फॉरेन डेट इज नॉट वेरी बिग, इट इज अराउंड 22-21% ऑफ द एंटायर जीडीपी। दूसरी बात है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी काफी हाई स्तर पे है, हालांकि पिछले कई महीने में वो गिरा है। ये अप्रैल, मई और जून के महीने में कुछ गिरावटें आई हैं, लेकिन अभी भी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग 570-580 बिलियन डॉलर के आसपास है, तो काफी बड़ा अमाउंट है। और अगर आप दुनिया में किसी भी कंट्रीज का फॉरेक्स रिजर्व उसके जीडीपी के मुकाबले में देखते हैं या ट्रेड के मुकाबले में देखते हैं, तो भारत का काफी हेल्दी फॉरेक्स रिजर्व है। जैसे चाइना की अगर आप बात करें, तो चाइना के पास लगभग 3000 बिलियन डॉलर का रिजर्व है और उसकी जीडीपी लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर है। और अगर आप भारत का देखते हैं तो भारत का जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 600 बिलियन डॉलर के आसपास फॉरेक्स रिजर्व रह रहा है पिछले कई महीनों से या वर्षों से। उस दृष्टिकोण से वो काफी स्टेबल है। जहां तक रही बात डेट की, डेट में भी इंडिया काफी स्टेबल है। बीच में एक न्यूज आई थी जिसको लेकर के डॉक्टर शक्तिकांत दास ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग जो लगभग 180 बिलियन डॉलर के आसपास भारत का है, और उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि लगभग 80 बिलियन डॉलर का जो हमारा ईसीबी है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, वो हेज्ड नहीं है। हेज का मतलब होता है कि उसके रिस्क को मैनेज प्रॉपर्ली नहीं किया गया। लेकिन उन्होंने उसको एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं उनका जो इंपोर्ट बिल है वो स्वतः हेज होता है। और रही बात कुछ सरकारी कंपनीज के जो फॉरेन एक्सचेंज जो लायबिलिटीज हैं, उसके लिए भारत सरकार का सोवरेन बॉन्डिंग होता है, सोवरेन गारंटी होती है। तो वहां पर उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। तो एक चिंता का विषय था। सेकेंडली, इन्फ्लेशन रेट अगर आप चेक करेंगे, जिसके कारण करेंसी डिक्लाइन करती है, इन्फ्लेशन रेट में भी भारत का इन्फ्लेशन रेट काफी रीजनेबल है। अगर आप यूएस की बात करेंगे जो लगभग 8% के से ऊपर पहुंचा हुआ है, इवन यूरोप में लगभग 10% टच करने वाला है, और यूके का भी लगभग 10% के आसपास है। उस दृष्टिकोण के आसपास उसके उस दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था अभी काफी बेहतर स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट के जमाने में जब हमारा ज्यादातर वक्त पिक्स या फिर पोस्ट शेयर करते वक्त या फिर वीडियोस अपलोड करते वक्त बीतता हो, तब हमारी नजर इस पर भी रहती है कि हमें कौन लोग देख रहे हैं या हमें कितने लोग देख रहे हैं, जिसका असर धीरे धीरे हमारे स्वभाव पर भी पड़ने लगता है। कई लोगों में हर वक्त एक बेचैनी सी रहती है। पोस्ट शेयर की नहीं कि तुरंत फोन की तरफ भागते, हर मिनट चेक करते कि कितने लोगों ने देखा या कितने लाइक्स आए या कितने लोग देख रहे हैं, कितने व्यूज उनको अभी तक मिल चुके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा स्मार्टफोन ही हमारे लिए डिप्रेशन का जाल बुन रहा है? चाहे अनचाहे हम
नकारात्मकता को न्योता दे रहे हैं और ऐसी प्रवृत्ति किसी की जान भी ले सकती है। सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट की बात हम करेंगे आगे, लेकिन पहले ये मामला देखिए। कल्पना कीजिए कि दुनिया का ये खेल मौज मस्ती है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है सच नहीं है, लेकिन जिंदगी तो कोई खेल नहीं। कल्पना की दुनिया से अलग हकीकत में जिंदगी हमें नाकामी के बावजूद दूसरा मौका देती है, हार कर भी खड़े होने और फिर आगे बढ़ने का अवसर देती है। लेकिन ये बात IITM ग्वालियर में पढ़ने वाला 23 साल का एक छात्र नहीं समझ पाया। उसे अपने YouTube चैनल पर उम्मीद के मुताबिक लाइक्स और व्यूज नहीं मिले तो वो इस कदर निराश हुआ कि उसने अपनी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से कूदकर जान दे दी। आत्महत्या के इस केस ने न सिर्फ लोगों को चौंका दिया बल्कि चिंता भी बढ़ा दी। वजह यह है कि YouTube और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स युवाओं की पसंद हैं, बल्कि कहना चाहिए कि ये सोशल मीडिया को लेकर युवाओं में दीवानगी है। लेकिन क्या ये दीवानगी डिप्रेशन की ऐसी हालत में भी ले जा सकती है जहां कोई युवा आत्महत्या कर ले? आज ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि हमारी जिंदगी में सोशल मीडिया की दखलंदाजी बहुत ज्यादा है और युवाओं में YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और व्यूज पाने की ललक बेलगाम है। खबर के मुताबिक IITM ग्वालियर में पढ़ने वाले छात्र ने सेल्फियो नाम का YouTube चैनल बनाया था और इस चैनल पर वो वर्चुअल गेम्स से जुड़ी वीडियोस पोस्ट करता था। उसे उम्मीद थी कि चैनल पर अच्छे व्यूज आएंगे और उसके वीडियोस जल्दी ही वायरल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बताया जा रहा है कि इसी वजह से वो निराश हो गया। उसकी मानसिक स्थिति खराब होती चली गई। हालांकि उसके आसपास मौजूद लोगों को इस बात की भनक नहीं लगी कि वो डिप्रेशन में है, तक निराश हो चुका है कि खुदकुशी कर लेगा। लेकिन इस दौरान इस छात्र की निराशा बढ़ती चली गई और उसका अंजाम बुरा हुआ। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसे माता पिता से कोई सपोर्ट नहीं मिला या शायद वो उसका मनोबल बढ़ाने या सही रास्ता बताने में नाकाम रहे। ऑनलाइन गेम के चंगुल में आकर कम उम्र के लड़कों की खुदकुशी के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन शायद ये पहला मामला है जब YouTube पर व्यूअर्स कम होने की वजह से किसी लड़के ने आत्महत्या कर ली। इसीलिए ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से होने वाले नुकसान पर तो अरसे से चर्चा हो रही है, लेकिन सब्सक्राइब, लाइक्स और व्यूज के चक्रव्यूह में फंसने का अंजाम इस हद तक घातक हो सकता है, ये पहली बार सामने आया। सोशल मीडिया पर युवा ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। YouTube पर भी कम उम्र के नौजवान कुछ नया करने और इस तरह शोहरत पाने की कोशिश में जुटे रहते हैं, लेकिन 20 से 25 साल की उम्र में ये लोग मानसिक तौर पर इतने मजबूत नहीं होते और इसीलिए कई बार सोशल मीडिया की नकारात्मकता उन पर हावी हो जाती है। डॉक्टर और मनोचिकित्सक सलाह देते हैं कि सोशल मीडिया का सीमित इस्तेमाल सही है। माता पिता या अभिभावकों को इस बात पर पूरी नजर रखनी चाहिए कि घर में कोई बच्चा या फिर युवा सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिता रहा है, वो सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट देखता है और सबसे अहम बात यह है कि क्या उसके स्वभाव में कोई बदलाव आ रहा है। हैदराबाद के जिस छात्र ने खुदकुशी की है, बताया जा रहा है कि उसके माता पिता ने उसका साथ नहीं दिया और उसके काम को लेकर सलाह नहीं दी। यानी ये बेहद जरूरी ये हो गया है कि युवाओं को सोशल मीडिया के हानिकारक इफेक्ट की जानकारी दी जाए, उनको आगाह किया जाए। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि सोशल मीडिया को पूरी तरह से रोक पाना नामुमकिन है। भारत में इसका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल व्हाट्सएप होता है, जिसके करीब 53 करोड़ यूजर्स हैं और इसके बाद इंस्टाग्राम का नंबर आता है। 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इंस्टाग्राम के हैं और इसी तरीके से फेसबुक भी करीब 50 करोड़ यूजर्स हैं ऐसे जो कि फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। टेलीग्राम 37 करोड़ यूजर्स हैं। फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल करने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, 32 करोड़ है इनकी संख्या। ये तो हुई यूजर्स की बात, लेकिन सोशल मीडिया का असर कितना है और इसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे निजी, पारिवारिक और सोशल लाइफ को प्रभावित कर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में
54% लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भरोसा है। यानी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी पढ़ते हैं या जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, उसे सही मानते हैं, उस पर वो यकीन करते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले 87% लोग ये मानते हैं कि वो जो जानकारी सोशल मीडिया से शेयर कर रहे हैं वो एकदम सटीक है, सही है। यानी शेयर करने वाले और पोस्ट पढ़ने वाले दोनों को सोशल मीडिया पर यकीन है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी में सोशल मीडिया की अहमियत क्या है। अब जरा YouTube चैनल की भी बात कर लेते हैं, जिसका भारत में तेजी से विकास हो रहा है। ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है जो YouTube चैनल को करियर के तौर पर चुन रहे हैं। अब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2020 में भारत के जीडीपी में YouTube कंटेंट क्रिएटर्स ने 6800 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। एक सर्वे के मुताबिक भारत ने YouTube के करीब 7 लाख फुल टाइम नौकरी के बराबर अवसर YouTube दे रहा है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि YouTube चैनल कमाई का अहम जरिया बन चुका है और हजारों नौजवान इसके जरिए पैसा कमाना चाहते हैं, साथ ही शोहरत भी पाना चाहते हैं। इसे हम इस आंकड़े से भी समझ सकते हैं कि भारत में करीब 40,000 YouTube चैनल्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स 1 लाख से ज्यादा हैं और एक आंकड़े के मुताबिक इसमें 45% का ग्रोथ है। यानी YouTube चैनल का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। YouTube के जरिए पैसे कमाने का तरीका आसान है, लेकिन ये लाइक्स और सब्सक्राइबर्स पर ही निर्भर करता है और जब इसमें कमी आ जाती है तो क्रिएटर के लिए उसे झेलना आसान नहीं होता। सुनिए इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप करोड़ों लोगों के सामने अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो। आपकी वीडियो कब हिट हो जाए, कब वायरल हो जाए, कुछ नहीं पता होता। और इसी जमाने में जहां सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जहां सोशल मीडिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की लाइफ में, अगर इस जमाने में कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान जो जॉब करता है या कुछ भी करता है, वो अपना टैलेंट अगर बाहर लाना चाहता है, वीडियोस बनाना चाहता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम, तो उसे पहले तो स्क्रिप्ट सोचनी पड़ती है अपनी वीडियो की, फिर उसे एक्टिंग करनी पड़ती है या अगर रिकॉर्ड करना पड़ता है कुछ, फिर उसे वो एडिट करना पड़ता है। इतना कुछ करने के बाद जब वो वीडियो अपलोड करता है तो उसके मन में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि लोग उसकी वीडियोस को देखें, लोग उसकी वीडियोस को प्यार करें, शेयर करें, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसकी वीडियोस को सपोर्ट नहीं मिलता, उसकी मेहनत अगर वेस्ट जाती है, फॉर एग्जांपल वो जितनी मर्जी वीडियोस बनाए, व्यूज 100, 200, 300 आते हैं, तो उसके मन में मोटिवेशन खत्म हो जाती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। उसके मन में उसका मोरल डाउन हो जाता है कि वो नेक्स्ट वीडियो बनाए या इसी को कंटिन्यू करे। और इसके अलावा अगर उसको नेगेटिव कमेंट्स भी मिलने लगे, हेट मिलने लगे, तो वो फिर एक ऐसे नेगेटिव जोन में चले जाता है जहां वो सबसे दूर हो जाता है। उसका सोशल मीडिया से कनेक्शन बिल्कुल खत्म होने लगता है, वो डिप्रेस हो जाता है और बिल्कुल उसके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आने लगती है। और अब खबरों में बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के नतीजों की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया है और इस बार के नतीजों में भी लड़कियां लड़कों से अव्वल रही हैं। 10वीं के नतीजों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रिजल्ट बेहतर रहा है, 1.41% ज्यादा रहा है, जबकि 12वीं के नतीजों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रिजल्ट 3.29% ज्यादा रहा है। ये जश्न है कामयाबी का, ये जश्न है कड़ी मेहनत और लगन का। सीबीएसई ने जैसे ही 12वीं के नतीजों का ऐलान किया, बोर्ड परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि छात्रों को रिजल्ट के लिए अच्छा खासा इंतजार करना पड़ा। देश के हर कोने से छात्रों के जश्न मनाने की तस्वीरें आई हैं। कहीं एक दूसरे को गले लगकर कामयाबी की बधाई दी गई, तो कहीं एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर रिजल्ट की खुशियां मनाई गई। छात्रों की इस खुशी में उनके माता पिता के साथ शिक्षक भी शरीक हुए। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में सफल हुए छात्रों ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। Result was very good. I scored 94% and yeah, I was very happy. इस बार बहुत खुशी हो रही है कि
मैंने जो मेहनत की उसका परिणाम अच्छा मिला मुझे। सेलिब्रेशन इज अ सेलिब्रेशन, हमें अपने फ्रेंड्स अपने स्कूल के साथ सेलिब्रेट करना है, बहुत अच्छा लगता है। और इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करके इतनी खुशी हो रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं है। इस बार 12वीं की परीक्षा में करीब 14 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनमें 92.71% छात्र पास हुए। हर बार की तरह इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी और परीक्षा में शामिल 94.54% छात्राएं पास हुई, जबकि 91.25% छात्रों को कामयाबी हासिल हुई। वहीं 98.83% रिजल्ट के साथ त्रिवेंद्रम रीजन सबसे अव्वल रहा। जो ये आंकड़े हमारे हैं, लगभग 92% प्लस रिजल्ट जो हमारा है बच्चों का, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है और ये इस बात का द्योतक है कि बच्चों ने सेकंड टर्म में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की, उनके लगातार ये प्रयास चलते रहे कि उनके परीक्षा परिणामों में सुधार हो। कोरोना महामारी के कारण न तो छात्रों के सामने चुनौतियां कम थी और न ही स्कूल और सीबीएसई के सामने। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद सबके सहयोग से बोर्ड ने फाइनल रिजल्ट घोषित किया, जिसे टर्म 1 और टर्म 2 की परफॉर्मेंस को मिलाकर तैयार किया गया है। 12वीं के रिजल्ट की खास बात यह है कि 33,000 छात्रों ने 95% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जबकि 1,34,000 छात्रों को 90% से ज्यादा अंक मिले हैं। अगर आपने देखा हो, हमने टर्म 1 का हमने कभी नहीं कहा कि हमने रिजल्ट घोषित किया, हमने कहा कि हमने टर्म 1 की परफॉर्मेंस बताई है। तो टर्म 1 की परफॉर्मेंस, टर्म 2 की परफॉर्मेंस जो निर्धारित हुई उसके आधार पर उसको मिलाकर ये रिजल्ट जो है हमारी तरफ से घोषित किया गया है और ये संपूर्ण रिजल्ट है। अब इस एक ही दिन में छात्रों को खुशी का डबल डोज मिला है, क्योंकि 12वीं के नतीजे आने के कुछ ही घंटों बाद 10वीं के नतीजे भी घोषित कर दिए गए। और गुड न्यूज ये है कि 12वीं के नतीजों की तरह ही 10वीं के नतीजों में भी लड़कियों ने बाजी मारी और लड़कियों ने लड़कों से 1.41% बेहतर प्रदर्शन किया है। और अच्छी बात यह है कि परीक्षा में शामिल 94% छात्र पास हुए हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं 12वीं के नतीजों में टॉप करने वाली छात्रा से। यूपी के बुलंदशहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली तान्या सिंह ने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं और तान्या की इस कामयाबी पर उनके माता पिता, शिक्षक सब लोग बहुत खुश हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने तान्या को इस कामयाबी के लिए मिठाई खिलाकर बधाई दी। तान्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया है। सबसे ज़्यादा टीचर का सपोर्ट है और सर स्कूल प्रिंसिपल सर, जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ये अचीव कर पाई हूँ। अच्छा, किस तरह से आप प्रिपरेशन करते थे एग्जाम को लेकर के? क्या आपका टाइम शेड्यूल था? किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करते थे आप? सर मैं रोज एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतना करना है और उसको फिनिश करके ही मैं सोती थी। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता था तब तक मैं नहीं सोती थी, अब चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए और जल्दी हो जाए तो वो भी। अच्छा, भविष्य को लेकर के आप क्या सोचती हैं? किस तरह का फ्यूचर आप देखना चाहती हैं? सर मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। पढ़ाई तो सभी में ही होती है, क्या यहाँ कोई अलग तरीके से मेथड्स हैं जो उनको समझाया जाता है? सर यहाँ मेथड्स भी बहुत सारे, यहाँ टेस्ट काफ़ी सारे होते हैं। टेस्ट, वीकली टेस्ट, देन प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो सर जब हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। घर का माहौल किस तरह से, परिवार वाले किस तरह से आपको प्रोवाइड कराते थे? सर जब भी मैं पढ़ती थी तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। और जब मेरा पूरा हो जाता था तभी लोग सब मुझसे पूछने आते थे कि बस हो गया, तभी आते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। आज सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे आए। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उन होनहारों से जिनके चेहरे पर आज गुड न्यूज वाली स्माइल आई है। नोएडा के एमिटी स्कूल में पढ़ने वाली युवाक्षी ने 12वीं के नतीजों में 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। युवाक्षी विग से बात की मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया ने। सीबीएसई 12th के नतीजे आ चुके हैं और हमारे साथ युवाक्षी विग हैं, जिन्होंने 500 में से 500 नंबर हासिल किए हैं, मतलब 100% इनके मार्क्स आए हैं। युवाक्षी, कैसी रही तैयारी और क्या एक्सपेक्ट किया था कि फुल परसेंटेज आएंगे?
एक्सपेक्टेशंस नहीं, मतलब मेहनत की बस. एज सच I hope for the best. I hope for scoring the best I can. And abhi to at the moment it's completely numb. I'm elated. I don't know how to. I'm short of words at the moment. तो प्रिपरेशन कैसे रही, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? मेरे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश और पेंटिंग रहे. एंड पढ़ाई इन द सेंस सुबह उठ के दिन को डिवाइड करके मोस्टली रेंजिंग फ्रॉम 6 hours मैक्स टू मैक्स 6 hours. दैट वुड बी इट. यस. 6 घंटे पढ़ाई आप घर पर ही करती थी? घर पे, और बीच में ब्रेक्स ले लेकर. ऐसे नहीं कि एक ही बार बैठ के 6 घंटे, बीच में ब्रेक्स ले लेकर. हाँ जी. किस सब्जेक्ट को लेकर आप बहुत श्योर थी कि इसमें तो 100% आएंगे ही आएंगे, और किसको लेकर थोड़ा बहुत डाउट था? साइकोलॉजी के लिए श्योर थी मैं बिल्कुल. और पॉलिटिकल साइंस का मेरे को जो सेट मिला था, मुझे उसके बाद मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि शायद इसमें मार्क्स ना आए, बट आ गए थैंकफुली. थैंक यू. कितना कुछ आपको छोड़ना पड़ा इस पढ़ाई के लिए, खासकर 12th की तैयारी के लिए? नहीं, इतना कुछ नहीं छोड़ना पड़ा. बैलेंस की बात थी. और my mom, dad, my parents have always been propagators that you need to give everything the time it requires. It's not that you can just focus on study and let go of other things. Yes. अभी आगे की तैयारी क्या है, क्या बनना है, कहाँ जाना है? आगे की तैयारी ये है, अभी DU के एग्जाम एक दे दिया है, CUET. अभी साइकोलॉजी करना है आगे फ्रॉम DU, अगर मिल जाए कोई अच्छा कॉलेज. फाइनली क्या बनना है फ्यूचर में? अभी राइट नाउ आई एम एमिंग टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स मी. किसको क्रेडिट देती हैं अपने 100% मार्क्स के लिए या सपोर्ट के लिए, जो थोड़ा पीरियड आपको सपोर्ट में रहा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, लगे रहो? सबसे पहले तो स्कूल, द स्कूल आई कम फ्रॉम, द विजन ऑफ आवर फाउंडर प्रेसिडेंट, माय डायरेक्टर प्रिंसिपल, चेयरपर्सन मैम, उन लोग के विजन थे. चेयरपर्सन मैम हैज ऑलवेज बीन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. माय पेरेंट्स, माय टीचर्स हैव ऑलवेज बीन देयर व्हेन इट कम्स टू स्टडीज. यस. कभी डर लगता था, या फिर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रही आपके लिए? Source of inspiration, the unending speeches I've heard of our chairperson ma'am कि आगे जाके कुछ भी achieve किया, we need to stay humble, and that motivation about hard work and putting in the hours and not caring about the result per se. That have been my inspiration. रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको बताया, किससे फोन किया? मुझे बताया गया एक्चुअली. माय मॉम, मेरी मम्मा ने मुझे फोन करके बताया कि यू स्कोर्ड. तुमने खुद नहीं देखा, डर लग रहा था? नहीं, मुझे तो लगा था मजाक कर रहे हैं. नहीं, बस हाँ वैसे ही. तो अब आज का प्लान क्या है? इतने महीने आप लगातार पढ़ाई करते रहे, अब चिल आउट कैसे करना है? अभी बस आराम से जाके थोड़ा देर सिंक इन होगी ये फीलिंग. आज का दिन, कल का दिन थोड़ा ब्रेक करके फिर पढ़ाई. लेकिन हाँ जी. तो इन्होंने पूरे मार्क्स 100% मार्क्स हासिल किए हैं, और अब कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे जाकर साइकोलॉजिस्ट बनना है. फिलहाल यहाँ से इनकी एक नई यात्रा शुरू होती है. सीबीएसई के 10वीं के नतीजों में नोएडा की अमिटी इंटरनेशनल स्कूल के मयंक यादव ने टॉप किया है और उन्होंने 500 में से 500 अंक हासिल किए. अपनी सफलता के लिए मयंक ने परिवार वालों के साथ और साथ ही साथ टीचर्स को भी इसका श्रेय दिया है. हमारी संवाददाता मिलिंद शर्मा ने मयंक से बात की. क्लास 10th में आपने इतना अच्छा स्कोर कर लिया है, प्रेशर कम था 10th के लिए, बोर्ड की तरह भी नहीं ट्रीट करते हैं, फिर भी इतना एक्सीलेंट स्कोर आप लाए? हाँ, मतलब मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है कि हर चीज़ में मैं अपना जो अच्छा हो पाए वो अच्छा हो पाए, और प्रेशर तो अभी ज़्यादा मैं नहीं लेने की कोशिश करता कि मतलब स्ट्रेस ना हो, जैसे सब कुछ हो रहा है वैसे ही ठीक है. मुझे बताइए कि फैमिली में किसने ज्यादा फोर्स किया पढ़ाई करने के लिए? दादा दादी ने फोर्स किया, मदर ने फोर्स किया? फैमिली में मेरे को कोई पढ़ाई करने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करता. जो बोलते हैं जितनी पढ़ाई करनी है उतनी कर लो, बाकी जो करने का मन है वो क्या करो बस. फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? फेवरेट सब्जेक्ट साइंस. साइंस है. आगे क्या करना है आपको? आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वेरी इंटरेस्टिंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेजिंग. आपने सोचा है कि क्या कोर्स कहाँ पर पढ़ना है, इंडिया में पढ़ना है? अभी तो बहुत जल्दी है, 12th भी पास करोगे, लेकिन फिर भी अभी मैंने सोचा नहीं है, वो तो 12th के अराउंड में देखूंगा कि मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ. सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के नतीजों के ऐलान के साथ ही एक और सौगात छात्रों को दी है, और ये सौगात उनकी कीमती समय बचाएगी. दरअसल इस बार बोर्ड ने छात्रों की सहूलियत के लिए
डिजी लॉकर अकाउंट का ऑप्शन भी दिया है ताकि इंटरमीडिएट और मैट्रिक के छात्र घर बैठे अपनी मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकें और उन्हें इसके लिए स्कूल के चक्कर न लगाने पड़े। बोर्ड परीक्षा में पास हुए इन छात्रों को अब न मार्कशीट के लिए धक्के खाने होंगे, न ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए स्कूलों के चक्कर लगाने होंगे, क्योंकि इन दस्तावेज को हासिल करने के लिए छात्रों को बोर्ड की ओर से डिजी लॉकर अकाउंट की सुविधा मुहैया करा दी गई है। सीबीएसई की ओर से जारी सर्कुलर में सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वो छात्रों को उनके डिजी लॉकर के पिन उपलब्ध कराएं। ये पिन 6 अंकों का होगा, जिसकी मदद से छात्र अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। हालांकि छात्रों को ये सिक्योरिटी पिन हासिल करने के लिए अपने स्कूल से संपर्क करना होगा। ये सुविधा छात्रों का कीमती समय बचाएगी। वैसे तो ये सुविधा 10वीं और 12वीं दोनों के छात्रों के लिए है, लेकिन 12वीं के छात्रों के लिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि 12वीं के छात्रों को कॉलेज में दाखिले की दौड़ भी लगानी पड़ती है, लिहाजा उनका समय काफी कीमती होता है। ये सुविधा मिलने से उनका समय बचेगा और वो आगे अपने एडमिशन पर फोकस कर पाएंगे। अब जरा उन स्टेप्स को समझ लीजिए जो इस सुविधा के लिए आपको फॉलो करने हैं। मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए 6 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसके तहत छात्रों को सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा और होम पेज पर सिक्योरिटी पिन फॉर डिजी लॉकर अकाउंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स टू एक्सेस देयर डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद खुले नोटिस के दूसरे पेज पर मौजूद लिंक cbse.services.dglocker.gov.in/activate CBSE पर फिर से क्लिक करना होगा। इसके बाद छात्रों के लिए गेट स्टार्टेड विद अकाउंट कंफर्मेशन का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें स्कूल कोड, रोल नंबर और 6 अंकों वाला सिक्योरिटी पिन दर्ज करके नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद छात्रों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। ये OTP भरते ही छात्र का डिजी लॉकर अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से 10वीं और 12वीं के पास हुए छात्र बस एक क्लिक के जरिए ही घर बैठे अपनी मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर पाएंगे। सीबीएसई की ये पहल बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक गुड न्यूज जो फिल्मों से जुड़ी है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है और इन पुरस्कारों में अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर ने परचम लहराया है। 2020 में आई फिल्म तानाजी दर्शकों के और अब बात द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति पद की शपथ की तैयारियों की। शानदार जीत के बाद 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू रायसेना हिल पर बने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करेंगी। इससे पहले वो संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ लेंगी और इस दौरान वर्तमान राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति एक साथ नजर आएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे है द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण की तैयारी और क्या है शपथ को लेकर संवैधानिक परंपराएं। चार मंजिला इमारत, कुल 340 कमरे, 2.5 किलोमीटर का गलियारा और 190 एकड़ में फैला गार्डन एरिया। रायसेना हिल्स की यही गलियां अब राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ठीक 5 साल पहले इस भव्य इमारत में प्रवेश किया था और 5 साल बाद 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू नए महामहिम के तौर पर शपथ लेने के बाद इस इमारत में रहने आ रही हैं। अब तक देश के 9 राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को ही शपथ ली है। एक बार फिर 25 जुलाई इतिहास की सबसे बड़ी और यादगार तारीख बनने जा रही है। परंपरा के मुताबिक इस बार भी शपथ से पहले मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परंपरागत तरीके से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन में स्वागत करेंगे, जहां से रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू एक ही गाड़ी से संसद भवन की ओर रवाना होंगे। संसद में पीएम, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष वर्तमान और निर्वाचित राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे, जहां पहले तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी जाएगी, जिसके बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह होगा। परंपरा के मुताबिक ये शपथ देश के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में
भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। शपथ के बाद नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन भी होगा। शपथ के बाद नए राष्ट्रपति को संसद प्रांगण में सलामी दी जाएगी। इसके बाद नए राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन से राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना हो जाएगा, जहां नए राष्ट्रपति को पहले परंपरागत तरीके से सलामी दी जाएगी। फिर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर जाएंगी। भारत का राष्ट्रपति भवन रोम में मौजूद क्वीनल पैलेस के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थल है। यहाँ 750 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 245 राष्ट्रपति सचिवालय में हैं। फिलहाल इंतजार 25 जुलाई का है, जब नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस आलीशान भवन में प्रवेश करेंगी और एक नया इतिहास इस भव्य इमारत के साथ हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।